2025 का सॉल्यूशन। ठीक है, इंग्लिश को लेके हम लोग बात करेंगे। आपका टोटल 48 जो है आपके शिफ्ट हुए थे इसमें 2025 में। ये आपका पहला शिफ्ट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है आज से। ठीक है, आप लोग वीडियोस को शेयर कर सकते हो। लास्ट प्रीवियस ईयर का जो है आपका 36 शिफ्ट था, वो भी आप प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हो। वहाँ पे 37 जो है आपको वीडियो मिल जाएंगे, 37 वीडियोस। एक थोड़ा सा मैंने सोचा था कि आप ब्लैक बुक की स्ट्रेटजी बता रहा था, उसमें मैं आपको किस तरीके से आप जो है तैयार कर सकते हो अपना ब्लैक बुक से वो क्या। ठीक है, ओके। तो ये आपका टियर 1 का एग्ज़ाम है और सितंबर 2025 में हुआ था। ठीक है, आप लोग अपने अपने जो मार्क्स है वो भी मुझे ड्रॉप कर सकते हो कि आपके कितने यहाँ पे आपको मिले थे। ठीक है, ओके। तो चलो पहले 12 सितंबर की पहली शिफ्ट की जो है बात करते हैं। एडिक्विटी जो है बेस्ड आपके ये एग्ज़ाम एक तरीके से रहे थे। ठीक है, पहली बार नहीं, फेज़ 13 में रहा था पहली बार, है ना। फेज़ 13 रहा था पहला एग्ज़ाम, अगर मैं सही हूँ तो ये तो बहुत लेट आया था, बहुत मतलब झंझटों के बाद जो है आपका एग्ज़ाम शुरू हुआ था। तो हम भी शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से, बिना किसी ज़्यादा देरी के, बिना किसी ज़्यादा मतलब बातचीत के। तो हम लोग ये चीज़ जो है अपना कारवां स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट शिफ्ट है आपकी, 848 में भी पहुंचेंगे एक दिन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट करना है एप्रोप्रिएट सिनोनिम किसका। पैसिलेनिमस। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा इसका प्रोनाउंसिएशन इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट प्रोनाउंसिएशन पे फोकस नहीं करना है एग्जाम की दृष्टि से, अगर मैं देखूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी स्पेलिंग। ठीक है, पैसिलेनिमस इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। देखो, पार्ट ऑफ स्पीच डिटेक्ट करना इसका बहुत ही आसान बात है। एडजेक्टिव जो है इसका पार्ट ऑफ स्पीच आप जो है आसानी से डिटेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डरपोकपन। ठीक है, नहीं पन तो हम ये कह देंगे, मतलब नाउन में आ जाएगा, कायरतापूर्ण। ठीक है, ओके। डरपोक कह सकते हो अकेला। ठीक, ओके। इसका सिनोनिम बताना है। ब्रेव होता है आपका बहादुर, कावर्डली आपका डरपोक होता है। सर मुझे मिल गया, हाँ बिल्कुल आपको मिल गया है, तो आप लोग निशान लगा सकते हो ऑप्शन नंबर सी पे। क्रेजियस बहादुर होता है, बोल्ड भी एक तरीके से आपका बहादुर होता है। तो ये तो तीनों आपके एंटोनियम हो जाते हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा, कावर्डली, इसका जो है सिनोनिम एक तरीके से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आया था ईडियम का मतलब बताना है, बाइट द बुलेट। भाई ये तो रिपीटेड है, इसका मतलब तो सर हम लोग सीजीएल 2024 के आपने जो सॉल्यूशन बना रखे हैं उसको देख लेते हैं। हाँ देख लो, फायदा है, देख लो आप लोग उसको। तो बाइट द बुलेट का मतलब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता रहे हैं। गिव अप इजीली, टू अवॉइड अ डिफिकल्ट सिचुएशन, टू फेस अ डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन विद करेज, टू मेक अ क्विक डिसीजन विदाउट थिंकिंग। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे रही हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्योंकि मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपने सीजीएल भी देखा है, आपने सीएचएसएल भी देखा, आपने एमटीएस के 65 शिफ्ट भी देखे हैं, इतने एग्जाम के जो सॉल्यूशन हम लोगों ने बनाए हैं वो आपने देखे हैं, उसके बाद आप ये देख रहे हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है एंटोनियम बताना है आप लोगों ने बेनेवोलेंट का। बेनेवोलेंट आपका एक एडजेक्टिव जो है वर्ड एक तरीके से आपको देखने को मिलता है। बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है? परोपकारी, भलाई करने वाला आप इसको बोलते होंगे। ठीक है, काइंड होता है दयालु। मैलेवोलेंट जो है आपका क्या, मैल नेगेटिव वर्ड रखेगा, जो भी मैल होगा इसका मतलब हो जाता है दुर्भावना रखने वाला, दुर्भावना रखने वाला। ठीक है, रखने वाला ही लिख लेता हूं मैं इसको। जेनरस होता है दयालु, ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनियम बताना था ना, मैलेवोलेंट आप बता सकते हो। कंपैशनेट बड़ा अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग के हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो कंपैशनेट को। ठीक है, और कंपैशनेट का मतलब क्या होता है? अगेन आपका दयालु बोल सकते हो, जो दूसरों की भलाई करने में विश्वास रखता है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है आइडेंटिफाई द मिसस्पेल्ड वर्ड। भाई वर्ड्स देख लो कहाँ से उठा के लेके आया है। एडिक्विटी
टीसीएस इस तरीके के वर्ड्स नहीं उठा के लेके आता था। चलो देख लेते हैं क्या है। सारे के सारे वर्ड्स मैंने कहीं पे लिखे थे, ठीक है, वो मैं कहाँ पे रख गया मेरा पेज, मुझे मेरा पेज लेके आना पड़ेगा भाई, मुझे नहीं पता इन सब वर्ड्स के बारे में, कहाँ से लेके आए हैं ये सब वर्ड्स। बहुत ही मतलब खतरनाक लेवल के वर्ड्स आपके जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। पहला वर्ड देखो कहाँ पे है, सिस सिस्क्वाई पैडियलिन, सिस्क्वाईपैडियलिन, ठीक है। ये स्पेलिंग सही है सर आपका, बिल्कुल सही है ये स्पेलिंग। और ये आपका एक एडजेक्टिव वर्ड जो है, मैं इसको एक तरीके से बोलना चाहूँगा। इसका मतलब क्या होता है बता देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब होता है लंबे लंबे, लिखना ही पड़ेगा, लंबे और कठिन शब्दों का इस्तेमाल करने वाला, लंबे और कठिन शब्दों का इस्तेमाल करने वाला। जिस तरीके से ये आपका सेस्क्वी पैडेलियन है, ठीक है। ये पैडेलियन जो है आपका एक तरीके से कठिन शब्दों से रिलेटेड आपका होता है, और इसी तरीके से ये व्यक्ति होता है, ये किसी की क्वालिटी होती है जो मतलब क्या करता है, कठिन शब्दों का इस्तेमाल करता है। साइन ऑफ रिलीफ, सिंजी सिंजी सिजेंजी, इस तरीके का कुछ है ये वर्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है सर, ये भी आपका एक एडजेक्टिव वर्ड जो है मैं कहना चाहूँगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब होता है जो खगोलीय जो पिंड होते हैं, खगोलीय जो पिंड होते हैं जब वो एक सीध में आ जाते हैं, ठीक है, मतलब ज्योग्राफी से रिलेटेड ज्योग्राफिकल टर्म ये आपकी होती है, ठीक है। ओके, आगे क्या है, जिसने ज्योग्राफी इंग्लिश में पढ़ी होगी, साइंस पढ़ी होगी, उसके लिए तो मतलब आसान चीज़ थी ये। अच्छा, उसके बाद क्या आता है, एनाकोरिनिज्म, एनाकोरिनिज्म, हाँ ये थोड़ा सा आता है, ये आपका नाउन वर्ड आपको देखने को मिलता है। ये क्या होता है, ये आपका एक प्रोसेस के बारे में बात करता है, जो आपकी क्या होती है, जो आपकी एक तरीके से ये बोल सकते हो आप, समय से बाहर की वस्तु, समय से, कहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, समय से बाहर की वस्तु, वो आपकी क्या होती है, एनाकोरिज्म, एनाकोरिज्म, ठीक है। ये एक वैसे प्रोसेस को दिखाना चाहिए। अच्छा, ये आपका स्पेलिंग जो है गलत है, ये आपका स्पेलिंग, ये एच जो है कट जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये एच आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको क्या करोगे फिर आप, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, पहले तो ये देख लो आप, जो है इसकी स्पेलिंग क्या है, काकिस, इसी तरीके से, हाँ लिख के याद करते तो और भी अच्छा होता, काकिस टोक्रेसी, टोक्रेसी। अब आप एक बात बताओ, क्रेसी, क्रेसी मीन्स ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ये आपका सही जो है आंसर है यहाँ पे, ठीक है। इसका ये स्पेलिंग गलत था, ये स्पेलिंग लिख दिया हमने काकिस, KIKIS, काकिस्टोक्रेसी। काकिस्टोक्रेसी ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, बुरे लोग जिसमें शासन चलाते हैं, बुरे लोगों का शासन, ठीक है, काकिस्टोक्रेसी कहलाता है, ठीक है। मुझे तो इसमें जाना पहचाना, देखो भाई इतना टाइम हो गया मुझे पढ़ते हुए, देखो दो वर्ड्स मेरी जान पहचान के थे। ये वर्ड्स ये कभी मैंने इंग्लिश में, देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग इंग्लिश में मैंने ज्योग्राफी को नहीं पढ़ा, ठीक है। ये वर्ड मेरे लिए बिल्कुल नया एक तरीके से रहेगा, ठीक है। हाँ, ये पैडेलिन जो है, पैडेलियन जो है आपका मैंने पढ़ा था, ठीक है। सेस्क्वी अब मैंने इसके साथ देखा है, ठीक है। ऑनेस्टली, ऑनेस्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जिस चीज़ का ना पता हो तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें हैं आज के ज़माने में, उनका सहारा ले सकते हो। आगे क्या है, स्पोर्ट करो करेक्ट स्पेलिंग को, जो वर्ड रेफर करेगा, अपेंडिक्स जो है किसी के लिए, मतलब एक वर्ड है ये, इसकी सही स्पेलिंग आप लोगों ने यहाँ से बतानी है, ठीक है। ये जो है सीधी सीधी मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी क्या होती है, ये आपकी डॉक्टरी जो लाइन है आपकी, उससे रिलेटेड होती है, यानी कि चिकित्सा, चिकित्सा से संबंधित ये आपका एक वर्ड होता है, ठीक है। और ये जो है आपको किस में आपको सही आंसर देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में, एपेंडिक, एपेंडिक्टोमी, एपेंडिक्टोमी, एपेंडिक्टोमी,
एपेंडिक्टोमी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कुछ देख लेना, ईयरफोन वगैरह लगा के प्रोनाउंसिएशन वगैरह थोड़ी सी अच्छे तरीके से सुन लेना, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पे मुझे स्पेशली खुद पे काम करके फिर आप लोगों के ऊपर आऊँगा मैं, ठीक है। ओके, मुझे करना है अभी काम प्रोनाउंसिएशन पे, बहुत बाकी है, बहुत बाकी है, कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन पे बात नहीं हो रही है, एक्चुअली होनी चाहिए सही, बट उसके लिए आप लोग मुझे थोड़ा सा और समय दे देंगे तो मैं उसके ऊपर और ज़्यादा काम जो है कर पाऊँगा, ठीक है। क्योंकि क्लासेस का ये टाइम बनाना या इस तरीके की चीज़ें करना, उस पर मैं फोकस कर ही नहीं पाता, उसको मैं 1 मिनट भी नहीं दे पाता। वन वर्ड बताना है, ए वर्ड और फ्रेज दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड्स एज फॉरवर्ड्स। मतलब जैसे नमन लिख दिया मैंने, इसको पीछे से लिखो आगे से लिखो, कोई मतलब नहीं बनता, सेम ही आपका मतलब बनेगा, ठीक है। तो इस ऐसा वर्ड जो होता है उसको हम क्या एक तरीके से बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है भाई, उसको एक तरीके से आप जो है बोलते हो, पहले जो लिखा हुआ है वो क्या है, एनाग्राम। एनाग्राम आपका क्या होता है, इसका मतलब होता है अक्षर पर्याय। अक्षर पर्याय मतलब शब्दों का जो है पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं। होमोनियम आपको पता है, सैनोनियम आपको पता है, पैलिंड्रोम यही होता है इसका आंसर, ठीक है। पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम का मतलब होता है विलोम वाक्य। विलोम वाक्य मतलब उसको पीछे से पढ़ लो आगे से पढ़ लो, उसका मीनिंग क्या मिलेगा आपको, बिल्कुल सेम जो है उसका मीनिंग बनेगा। करेक्ट ऑप्शन को बताना है इस सेंटेंस के अंदर, द एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट was so fragile that the historian handled it utmost care, most care, almost care, mostly care, utmost महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण या ऐसे लिख देता हूं मैं, ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक जो है आपका क्या है, जो है क्या करनी पड़ेगी। एंशियंट टाइम पे मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती थी वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होती थी, है ना। हस्तलिखित जो आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट होती हैं, हाथों से लिखी हुई जो चीज़ें होती हैं पहले के टाइम पे जो लिखी जाती थी, और जो हिस्ट्रियंस होते हैं ना उनको हैंडल विद जो है अटमोस्ट केयर, उनको बड़े अच्छे ध्यानपूर्वक जो है उनको अगर बड़ी अच्छी देखभाल के साथ अगर आप उनको तैयार करोगे पकड़ोगे तो ठीक है, नहीं तो वो क्या हो जाती हैं, कुछ खराब हो जाती हैं, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन इसमें भी बताना है, द एब्स्ट्रोज फिलोसफिकल ट्रीटाइज पढ़ दिया मैंने, ट्रीटीज डिवील्ड, डिवील्ड जो है उसके साथ आपकी फिक्स्ड जो है प्रेपोजिशन आती है इनटू, ठीक है। क्या आती है, इनटू, डिवील्ड इनटू द वेरी एसेंस ऑफ एक्जिटेंटेलिज्म, एक्जिटेंटियलिज्म, ठीक है। ये भी एक आपकी प्रोसेस जो है होती है, ठीक है। एक प्रोसेस के बारे में ये बात एक तरीके से करती है। सर आप अगर थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर दो, इसमें फिक्स प्रेपोजिशन का यहाँ पे ज़्यादातर आपका मैटर था, ठीक है। ये आपका जो है स्पेलिंग के हिसाब से भी आप इसको जो है एक तरीके से याद रख सकते हो इस वर्ड को, ठीक है। ओके, क्योंकि हमें थोड़ा सा और फोकस के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी हैवी इंग्लिश का मुझे ऐसा लगता है एडिक्विटी ने यूज़ एक तरीके से किया है, ठीक है। एग्जामिनर ने किया है, कंपनी है एडिक्विटी तो, ठीक है। एक्जिटेंटियलिज्म, ठीक है, एक्जिटेंटियलिज्म, ठीक है। इसमें एग्जिट करने की जो प्रोसेस होती है उसको एक तरीके से बताया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन को, इसी तरीके का है, डिस्पाइट इनिशियल ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म ही है ना, हाँ जी, द सेकेंड अटेम्प्ट एट द एक्सपेरिमेंट वॉज डैश सक्सेसफुल देन द फर्स्ट। देखो यहाँ पे देन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देन लिखा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे आपको आपकी क्या चाहिए, सेकंड जो है आपको क्या चाहिए, डिग्री एक तरीके से चाहिए होगी, ठीक है। तो आपकी क्या होती है, लिटल होती है, लीस्ट होती है, और थर्ड डिग्री आप मुझे बताओगे लिख के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ओके, लिटल होती है और फिर यहीं पे लिखी हुई है कहीं पे, लिटल होती है, लिस्ट जो है आपकी होती है दूसरी जो है आपकी डिग्री, ठीक है। सॉरी, ये थर्ड डिग्री होती है, लिटल नहीं होती, लेस होती है, ये तीनों लिखी हुई हैं। भाई मैं आपसे पूछ रहा था थर्ड डिग्री, मैंने खुद ही गलती कर दी कोई बात नहीं, ध्यान दो, पहले तो डिग्री पे ही ध्यान दो, ठीक है।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे आपकी डिग्री सेकंड आनी है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि लेस, और ये फर्स्ट डिग्री है, ये सेकंड डिग्री है, ये थर्ड डिग्री है, ठीक है। ओके, ये ऑप्शन पूरा करने के लिए लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन आ गया भाई कॉमन एरर का। इसमें हम लोगों ने गलती बतानी है क्या है, ठीक है। ओके, देखो पार्ट बताना है कौन से में गलती है। नाइदर के साथ नोर मिलेगा, ठीक है। ये कोरिलेटिव कंजंक्शन, कंपाउंड कंजंक्शंस आप इनको बोल सकते हो। नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वर रेडी फॉर द सडन फायर ड्रिल लीडिंग टू ए मोमेंट ऑफ कंफ्यूजन। हाँ जी, बिफोर एवरीवन इवैक्यूएटेड। देखो यहाँ पे एक चीज बताई गई है और फिर ऑप्शंस को ध्यान से देखना है। इस तरीके के ऑप्शंस में हमसे गलती होने की संभावना ज्यादा एक तरीके से आपको देखने को मिलेगी। एक में एक ही लिखा हुआ है, दो में दो लिखा हुआ है, तीन में तीन लिखा है, चार में चार लिखा है। ये कहीं पे एक में तीन लिख के दो लिख के ऐसे भी कंफ्यूज कर सकता है। अब क्वेश्चन को हमें देखना है कि गलती आपकी यहाँ पे क्या हो सकती है। देखो नाइदर है और नोर है, नाइदर और नोर के बीच में कोई भी सब्जेक्ट रहे डजंट मैटर, ठीक है। नाइदर और नोर के साथ आपका बीच में कोई भी सब्जेक्ट रहे डजंट मैटर, उसके नोर के साथ जो सब्जेक्ट होगा, नोर के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसको माना जाएगा, उसके हिसाब से यहाँ पे वर्ब होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, द टीचर, टीचर किसको डिनोट कर रहा है, सिर्फ एक टीचर को, ठीक है, एक टीचर को, तो यहाँ पे वर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपका वॉज होना चाहिए। गलती किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में। इसमें ऑप्शन नंबर बी में 2 लिखा हुआ है, ठीक है सर, ऑप्शन नंबर बी में ही मेरी गलती है। ये आसान सेंटेंस मैं इसको कहना चाहूंगा, यहाँ पे इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला यहाँ पे नहीं रखा इसने। दूसरा सेंटेंस है, द प्रोफाउंड implications of the burgeoning quantum theories, a field still largely inscrutable to the initiated, remains a contentious subject amongst the most eminent physicists engaging in separated academic discourse। हाय भाई, इतना बड़ा सेंटेंस आप लोग हमें दे रहे हो सर, तो आप हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो क्या? कर रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो भी जाओगे। हाँ ठीक है, हम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम इस सेंटेंस को अपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें, ताकि हम और हमारे दोस्तों को दिक्कत ना आए। देखो यहाँ पे क्या है, द प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस ऑफ द बर्जियोनिंग क्वांटम थ्योरीज, ये आपका पूरा का पूरा यहाँ तक है सब्जेक्ट। ये क्या है भाई, सब्जेक्ट है। ये यहाँ पे कोमा लगा रखा है, और फिर ए फील्ड स्टिल लार्जली इनस्क्रूटेबल टू द इनिशिएटेड, ये यहाँ पे कोमा है, तो ये इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी दे रखी है, ठीक है। ये बात बता रखी है कि क्वांटम थ्योरीज जो है किस तरीके से, मतलब एक ऐसा फील्ड रहा है जो अनस्क्रूटेबल है, अनइनिशिएटेड जो चीज है उसके लिए, ठीक है। अच्छा, तो ये रिमेन्स जो है किसको देख के लगाया है सर, ये लगाया है अपना वर्ब है ये आपका, ठीक है, उसके साथ एस ऐड हो रखा है, और इसको मान लिया इसने सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका सर सिंगुलर सब्जेक्ट है। द प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशंस यहाँ पे आपकी प्लूरल होगी, तो भाई रिमेन आएगा, यहाँ पे रिमेन्स नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो रूट फॉर्म होता है, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वो आपका प्लूरल होता है, और जो आपका वर्ब का कौन सा फिफ्थ फॉर्म होता है, जिसके साथ एस, ई एस या आई ई एस ऐड करते हैं, वो हमारा सिंगुलर एक तरीके से आपका फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी गलती कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये कौन सा ऑप्शन है, 2 है। 2 ऑप्शन किस में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में आप लगा सकते हो, ठीक है भाई। मैंने कोशिश कर रहा हूँ मैं प्रोनाउंसिएशन के अलावा कोई और गलती ना करूँ, ठीक है। ओके, मानता हूँ मैं प्रोनाउंसिएशन में बहुत गलतियां हो रही हैं। अच्छा, ये आ गया भाई आपका वॉइस का क्वेश्चन। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में भी बोल सकता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है हम लोगों के लिए। द रिनोन्ड आर्कियोलॉजिस्ट इज करंटली इवैक्यूएटिंग एन एंशियंट रोमन विला। अब एक चीज़ देखो, हम वॉइस में क्या करते हैं,
हम वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। उससे भी ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करना है, आपके टेंस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये जो है आपका इज के साथ एक्सकवेटिंग जो है आपका वर्ब दे रखा है, ये आपका एडवर्ब जो है बीच में जा रहा है, आपके हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में जा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको देखना पड़ेगा अच्छे तरीके से, और फिर इसको हम किस टेंस में चेंज करते हैं, ठीक है ना। एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं तो इसको किस में चेंज करते हैं, इसके साथ हम बीइंग लगाते हैं, बीइंग लगा के हम इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ये चीज करते हैं ना। तो एन एंशियंट रोमन विला, पहले तो यही देख लो सबके सब्जेक्ट सेम है क्या। एन एंशियंट विला बिल्कुल, एन एंशियंट विला बिल्कुल, एन एंशियंट विला बिल्कुल, एन एंशियंट विला बिल्कुल। मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले टेंस पे आप अगर ध्यान रखोगे ना कि टेंस किस में चेंज कर सकते, क्योंकि वहाँ पे आंखों का खेल हमारे लिए होना चाहिए। यहाँ पे तो हम समझ रहे हैं, चलो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की कि मतलब इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमें टाइम भी लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम समझने के लिए पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस को, लेकिन वहाँ पे हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। ओके, ये चीज़ है। अच्छा, एक तो चीज़ मैं यहीं पे गलती कर गया भाई, मैंने गलती कर दी। क्या कर दिया मैंने गलती, बीइंग प्लस के वर्ब का थर्ड फॉर्म एक तरीके से मैंने कर दिया है ना। यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पे हमारा इसको जब हम चेंज करेंगे एक तरीके से, तो इसको हम किस तरीके से चेंज कर देंगे, इसका जो टेंस का चेंज है वो कैसे इसका जाने वाला आपका है, इसका जाने वाला है भाई। हाँ बीइंग, हाँ गलत तो नहीं बोला मैंने, ठीक बोला है बीइंग, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बीइंग मैंने गलत नहीं बोला, ये बीइंग वाला ठीक है। बीइंग प्लस के वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, और इज, एम, आर, ये आपके सेम रहेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट जो आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसको हम किस में चेंज करेंगे, इज, आर, एम, बीइंग प्लस के वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो यहाँ पे हैज है, इसको काट दो, यहाँ पे इज है, करंटली है, ठीक है, आएगा ये तो बीच में ही। अच्छा, बीइंग लिखा हुआ, इवैक्यूएटेड लिखा हुआ, इसको ठीक मान लो कुछ समय के लिए। यहाँ पे वोज है, इसको काट दो, यहाँ पे इज है, करंटली इवैक्यूएटेड ये भी लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने कहा था इसको ठीक मान लो, बट आप पूरे तरीके से ठीक नहीं मान सकते। अब ये आपका सेंटेंस कहाँ तक ठीक हो गया, यहाँ तक ठीक हो गया, और ये वाला सेंटेंस भी आपका यहाँ तक ठीक है। अच्छा, बाय तक भी मैं इसको ठीक मान लेता हूँ। द रिनोन्ड आर्कियोलॉजिस्ट लिखा हुआ है, उसके बाद भी द रिनोन्ड आर्कियोलॉजिस्ट एक तरीके से लिखा हुआ है, दोनों सेंटेंस सेम लिखे हुए हैं। अब आप इसका आंसर देख लो भाई, किसको एक तरीके से मानने वाले हो, ठीक है। एक बार मैं इरेज करके भी चेक कर लेता हूँ कि कौन सा आंसर जो है यहाँ पे, कुछ देख लेना आप भी, कमेंट बॉक्स में डाल देना कि बी और डी में कुछ डिफरेंस तो नहीं है, देख लेना भाई एक बार। एन एंशियंट रोमन विला is currently being evacuated by the renowned archaeologist। यहाँ पे है an ancient Roman villa is currently being evacuated by the renowned archaeologist। ये यहाँ तक आना चाहिए था सेंटेंस, तो गलती क्या है फिर इसमें। हाँ ये गलती मिल गई ना, ये मिल गई गलती, यहाँ पे बीइंग नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे आपका बीइंग नहीं लिखा हुआ, इसलिए आप डी ऑप्शन को भी काट दो, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। भाई कितनी गलतियां करोगे आप, गलतियां नहीं करनी चाहिए, कम गलतियां करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत टाइम लग रहा है। सेंटेंस जो है वो आपका होमोनियम आपने बताना है, जो भी हाईलाइटेड वर्ड है उसके लिए कि क्या है उसका मतलब। द इंजीनियर एडजस्ट द लीवर टू रिलीज द प्रेशर, प्रेशर को रिलीज करने के लिए लीवर को जो इंजीनियर है वो एडजस्ट करता है। लीवर मतलब वो आपकी गिरनी एक तरीके से आप बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये कोई रोड है, इसके ऊपर कोई गोल गोल मैं लगा दूं तो उसको आप लीवर एक तरीके से बोल सकते हो। द चाइल्ड यूज्ड ए लीवर टू ओपन द टॉय चेस्ट, ए लॉट ऑफ मनी इज नीडेड टू द लीवर द यूनियस into accepting a deal, ठीक है। द फॉर्मर repaired
द फार्मर रिपेयर्ड द ब्रोकन लीवर ऑन प्लो, ठीक है। द वर्कर क्लीन द लीवर बिफोर यूजिंग इट अगेन। देखो यहाँ पे किस प्रकार के लीवर की एक तरीके से बात हो रही है, ठीक है। अब लीवर के होमोनिम में आप डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग पढ़ते हो, ठीक है, ओके, उन सब पे मुझे नहीं जाना है यहाँ पे। मुझे सिर्फ अपने क्वेश्चन का जवाब चाहिए, मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर जो है डायरेक्ट चाहिए होगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ये सोचना पड़ेगा कि इस सेंटेंस में, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में अपना जो लीवर है वो क्या मीनिंग रखता है, और फिर इनमें से एक मीनिंग जो है आपका बन जाता है, ठीक है। इनमें से फिर एक मीनिंग जो है आपका बन जाता है, उसको हमें निकाल के लेके आना है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लीवर का जो मतलब है वो आपका क्या एक तरीके से बनता है। देखो इसमें जो है इंजीनियर जो है वो एडजस्ट करता है लीवर को रिलीज करने के लिए प्रेशर को, इंजीनियर जो है एडजस्ट करता है। तो एक चाइल्ड जो है लीवर को ओपन टॉय ये तो होगा नहीं। ए लॉट ऑफ मनी नीडेड टू द लीवर द यूनियस टू एक्सेप्टिंग ए डील, ये भी हो सकता है क्या, ये तो नहीं होना चाहिए। द फार्मर रिपेयर्ड द ब्रोकन लीवर ऑन द प्लो, ये हो सकता है। द वर्कर क्लीन द लीवर बिफोर यूजिंग इट अगेन, इंजीनियर जो है इसको कर रहा है, उस हिसाब से ऑप्शन डी होना चाहिए आपका। फार्मर रिपेयर कर सकता है ब्रोकन लीवर को प्लो, ये भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों ही नहीं होंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। देखो एक इंजीनियर जो है एडजस्ट कर रहा है लीवर को रिलीज करने के लिए प्रेशर को, तो उस समय पे एक पैसे का जो एक धक्का नहीं बोलते हैं उसको, है ना, ए लॉट ऑफ मनी नीडेड टू लीवर, उठाने के लिए, ठीक है ना, जो भी आपका यूनियस हो गया है एक्सेप्ट करने के लिए एक डील को, उसके लिए आपको थोड़ा सा एक पैसे का एक धक्का एक तरीके से चाहिए है। तो इसलिए आप उसको क्या कह सकते हो, उसको जो है एक लीवर का नाम एक तरीके से दिया गया है, उस जो है अमाउंट को जो आपको धक्का देगी, जिससे आपको क्या होगा, जिससे आपको थोड़ा सा जो है क्या मिलेगा, एक रिलीफ मिलेगा, ये कह सकते हो, ठीक है। वैसे व्यापारिक भाषा में इसको रोलिंग बोलते हैं ना, पैसे की रोलिंग, है ना। अच्छा यहाँ पे क्या है, प्रोवाइड करो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर टू एन एक्टिव वॉइस। इट वॉज बीइंग स्पेक्यूलेटेड, ये देखो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपका कहाँ पे लिखूं, पैसिव वॉइस से आपको क्या करना है, एक्टिव वॉइस जो है बनाना है, ठीक है। अब देखो इसमें आपका सेंटेंस है, सेंटेंस पे अटैक करो सीधा, हम थोड़ा सा स्पीड से चलने की कोशिश करेंगे। वॉज बीइंग, यहाँ पे भी आपका एडवर्ब दे रखा है स्पेक्यूलेटेड, ठीक है, बस इसी से मैंने निकाल लेना है अपना आंसर, ठीक है, ओके। देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, वॉज बीइंग स्पेक्यूलेटेड है, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, टेंस तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, पास्ट जो है आपका टेंस लिखा हुआ, यानी कि वॉज, वर, बीइंग, ठीक है, प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म से मुझे क्या करना है, वॉज, वर, वर भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मुझे ढूंढना है, ठीक है। देखो सीधा, वाइडली स्पेक्यूलेटेड गलत निकाल दो, हैड गलत निकाल दो, वॉज वाइडली स्पेक्यूलेटिंग ठीक निकाल दो, उसके बाद एक और देखो क्या लिखा हुआ है, हैड लिखा हुआ गलत निकाल दो। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस पे तो मैंने टाइम नहीं लिया ना, अब इसको थोड़ा सा समझ भी लो। इट वॉज बीइंग वाइडली स्पेक्यूलेटेड बाय द मीडिया दैट द clandestine negotiations had been unduly influenced by external lobbyists। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, द मीडिया से आप जो है क्या करोगे, सब्जेक्ट को लेके आओगे, द मीडिया, फिर उसके बाद आपको द मीडिया के साथ जो है वर लगाओगे या वॉज लगाओगे, आपने लगा दिया वॉज, फिर आप अपना क्या करोगे, एडवर्ब को जो है बीच में लेके आओगे, लेके आए सर। स्पेक्यूलेटेड आपका थर्ड फॉर्म है, उसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनाओगे, ठीक है। बीइंग को मैंने काट दिया है, ठीक है सर, वो तो हो ही गया था। फिर मैंने क्या कर दिया, दैट वाला जो स्ट्रक्चर है उसको मैंने यहाँ पे एक तरीके से रख देना है, दैट एक्सटर्नल लोबिसिस्ट्स, यहाँ तक मैं इसको लेके आया, कहाँ गया, दैट द एक्सटर्नल जो आपके लोबिसिस्ट्स हैं, दैट एक्सटर्नल लोबिसिस्ट हैं। फिर ये हेड कहाँ से आया, ये हेड जो है यहाँ से आया है आपका, हैड बीन इन्फ्लुएंस्ड आपका लिखा हुआ है, तो हेड के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म रखोगे, बीन को क्या करोगे,
हटा दोगे, क्यों? क्योंकि वो आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसलिए यहाँ पे आपका बीन नहीं है। कहीं आप ये कहो कि बीन छूट गया सर, अनडुअली आपका एडवर्ब लिखा हुआ है, इन्फ्लुएंस्ड आपका थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, उसके बाद आपका द क्लैंडस्टीन नेगोशिएशंस आप जो है यहाँ पे आपका दे दोगे और रख दोगे अपना बिल्कुल जो है वॉइस के हिसाब से आपका, ठीक है, जो है ये एक तरीके से आपका सेंटेंस हो जाता है। अब आ जाती है बारी भाई आपके कॉम्प्रीहेंशन पैसेज की। बड़ा खतरनाक पैसेज है, ठीक है। इसमें आपको 15 से 19 तक जो आपके 5 क्वेश्चंस होंगे, ये आपके कॉम्प्रीहेंशन के अकॉर्डिंग जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्पीड से चलूंगा मैं इसमें थोड़ा सा, ठीक है, ओके। और ये आपका साइंस से रिलेटेड आपका पैसेज है, ठीक है। इसमें और जो है चीज़ें साथ के साथ करते चलेंगे। द बर्जियोनिंग फील्ड ऑफ एपिजेनेटिक्स, इसके ऊपर है ये सारा का सारा। जेनेटिक्स आप इस पैसेज के अंत तक समझोगे कि क्या चीज़ होती है, साइंस के स्टूडेंट्स ऑलरेडी समझ चुके होंगे। हैज़ revolutionized our understanding of heredity, extending beyond the simplistic Mendelian model of gene transmission। देखो एक लाइन को पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल जो भाषा है उसमें, बाकी आप लोग देख लेना। अगर आप ये कमेंट करोगे कि सर इसको तो हमें बिल्कुल वर्ब कौन सी है, एडवर्ब कौन सा है, आर्टिकल ये कैसे आया, प्रेपोजिशन कैसे आई, ये कहोगे तो अलग से इसका वीडियो बनेगा, कम से कम भी 1 घंटे के आसपास का अकेले का, ठीक है। इसलिए मैं इसको यहाँ पे मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, तो इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, इसमें मुझे सिर्फ इसको लाइन पढ़ी और आपको बता दिया कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी एक टेक्निक है एपिजेनेटिक्स, ये जो है तेज़ी से बढ़ रही है, और इसके तेज़ी से बढ़ते हुए जो इसका जो प्रभाव है वो किसके ऊपर है, इसका जो प्रभाव पड़ रहा है, इसने एक रेवोल्यूशन कर दिया है किसके ऊपर, हेरिडिटी के ऊपर। हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम या वंशानुगति को समझने के लिए इसने जो है पूरी तरीके से इस चीज़ को बदल दिया, ठीक है। ट्रेडिशनली, परंपरागत रूप से, जेनेटिक्स फोकस्ड ऑन द DNA सीक्वेंस इटसेल्फ एज द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ट्रेट। देखो यहाँ पे हमें क्या बात कही है इसने, यहाँ पे हमें इसने बताया कि ये जो बात है, मतलब जो हम पहले क्या करते थे, जेनेटिक्स के ऊपर जो है फोकस ज़्यादा करते थे, मतलब जो जेनेटिक्स हैं हमारे, जीन जो हैं हमारे, उस चीज़ को हम कैसे देखते हैं, उसको हम सिर्फ और सिर्फ DNA से रिलेट करके देखते थे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ DNA से रिलेट करके हम उसको देखते थे। लेकिन अब क्या आ गया है, अब एक नया जो है आपका एक कॉन्सेप्ट आप ये बोल सकते हो कि आपका मार्केट में आ गया है, एपिडेमिक्स, ठीक है। कहाँ पे गया, एपिजेनेटिक्स, सॉरी एपिडेमिक्स नहीं, एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स के तहत जो है हम इस चीज़ को देखते हैं, इसने रेवोल्यूशन इस क्षेत्र में ला दिया है। हाउएवर epigenetics reveal that environmental factors, lifestyle choices and even historical traumas, historical traumas का मतलब होता है आघात। हमें मतलब क्या हो गया, पहले के समय में मुझे मानसिक चोट लगी है, मैं दिल टूटा है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ वैसा हुआ है, वो वाली चीज़, ठीक है। कैन प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस जीन एक्सप्रेशन विदाउट ऑल्टरिंग द अंडरलेइंग DNA कोड। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात आपको क्या बताई है, यहाँ पे एपिजेनेटिक्स जो है हमारा, वो ये बात करता है कि एनवायरमेंटल जो आपके फैक्टर्स होते हैं, जिसमें आप ये बोल सकते हो कि आप किस तरीके से जीवन जीते हो, आपकी जो आदतें हैं वो कैसी हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, यहाँ तक कि आप ये बोल सकते हो कि आपको पास टाइम में बहुत सारे आघात लगे हैं, वो भी जो है जीन की जो एक्सप्रेशन है उसको गहराई से जो है क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। और किसका प्रभाव उसके ऊपर जो है कम देखने को मिलेगा, DNA का, ठीक है, DNA का। पहले इस अप्रोच को जानने के लिए DNA को जो है क्या रखा जाता था, प्राइमरी सोर्स के रूप में रखा जाता था, लेकिन अब नहीं रखा जाता। अब क्या किया जाता है, जैसे जैसे पैसेज आगे जाएगा आपको अच्छे तरीके से समझ में चीज आती रहेगी। These epigenetic modifications such as DNA methylation and histone, बस 2 बार बोलता है ये, मैथ्योलिन हिस्टोन एसिटिलेशन, DNA मैथ्योलिन और हिस्टोन एसिटिलेशन
acts as molecular switches, turning genes on or off, modulating their activity levels। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इस पैसेज की। ये क्या है, इंपॉर्टेंट लाइंस में से एक है, एक और लाइन आएगी इंपॉर्टेंट, एक ये इंपॉर्टेंट लाइन इस पैसेज की जरूर से है। ध्यान से इस बात को हमें समझना एक तरीके से पड़ेगा, ठीक है। दो चीजें इसमें हैं, मुझे हाईलाइट करना पड़ेगा उनको। दो चीजें इसमें हैं, एक तो है डीएनए मैथुलेशन और एक है हिस्टोन एसिटिलेशन, ठीक है। ये जो है आपके साइंस के टर्मोलॉजी होती हैं, इसमें जो है अलग अलग अणु आपस में मिलके काम करते हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। जीव विज्ञान से संबंधित यानी कि बायो से संबंधित आपका ये जो है क्या बोलते हैं उसको, सेगमेंट है, ये पैसेज है, ठीक है, ओके। तो इसमें जो है दो चीज़ें हैं आपकी, डीएनए मैथुलेशन और हिस्टोन जो आपका एसिटिलेशन है। ये जो है एपिजेनेटिक जैसी चीज़ें जो होती हैं उसमें एक अणु के स्विच के जैसा काम करता है, ठीक है। कैसा काम करता है, एक अणु के लिए एक मॉलिक्यूलर स्विच के जैसा काम करता है, जो क्या करता है, जो जीन्स को ऑन भी कर सकता है और ऑफ भी कर सकता है। कौन कर सकता है ये चीज आपका एपिजेनेटिक जो है करता है, ठीक है। हम पहले डीएनए को मानते थे ये चीज करने वाला, लेकिन अब जो है एपिजेनेटिक ने ये चीज हमें बताई है कि उसके लिए, मैं अब जो बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना, उसका एनवायरनमेंट, उसकी पालन पोषण, उसकी वो चीज इंपॉर्टेंट है जो उसको जीवन के बाद मिलती है। डीएनए के साथ भी बहुत सारी चीजें हमें पता चलती है, लेकिन जो आगे उसका जो जीवन चलेगा उसको प्रभावित उसका एनवायरनमेंट, उसकी परवरिश, उसका कामकाज, वो चीजें ज्यादा उसको प्रभावित करती हैं, ठीक है, ओके। दिस प्लास्टिसिटी मीन्स दैट एन आइडेंटिकल ट्विन despite sharing an identical genome with their sibling can develop different susceptibilities, okay, to disease or even even exhibit distinct personality traits due to divergent epigenetic landscapes shaped by their individual experiences। इस बात में हमें सीधा सीधा बता देता हूँ क्या बताया। इस बात में जो अभी लाइन मैंने ये पढ़ी है, ठीक है, इसमें हमें बताया है कि दो बच्चे, दो ट्विन्स हैं, ठीक है, दो ट्विन्स हैं, वो एक जैसे रहेंगे, एक को इधर डाल दो, एक को इधर डाल दो, परवरिश के हिसाब से दोनों का सिस्टम अलग अलग होगा, बस इतना बताया। हो सकता है एक को बीमारी हो जाए, हो सकता है दूसरे को बीमारी ना हो, वो उसका एनवायरनमेंट का हिसाब जो है हो सकता है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे देखनी, समझनी, जांचनी अच्छे तरीके से है, ठीक है। बस आगे क्या है, फर्दर मोर, इसके साथ साथ सम एपिजेनेटिक टैग्स, अब एपिजेनेटिक टैग्स जारी होते हैं कुछ, ठीक है, कैन बी इनहेरिटेड अक्रॉस जनरेशंस। मतलब क्या होता है, इसके साथ साथ कुछ एपिजेनेटिक टैग्स जो है जारी होते हैं, ठीक है, ओके। एपिजेनेटिक टैग्स जो है जारी होते हैं, जो अनुवांशिक रूप से इनहेरिटेड होते हैं आने वाली जो जनरेशन्स होती हैं उनके अंदर। यहाँ पे आप डीएनए का कुछ नहीं, बहुत हद तक रोल जो है मानते हो इस लाइन में। implying that the choices and environments of our ancestors might subtly predispose us to certain conditions or capabilities। कहने का मतलब क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनका एनवायरनमेंट किस तरीके का रहा, वो जो चीज़ें होती हैं वो हमारी आज की परिस्थितियों में भी हमें एक तरीके से प्रभावित करने वाली होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है किस तरीके की जो है कंडीशंस हैं, किस तरीके की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, किस तरीके की, वो जो है आज भी हमें क्या करती हैं, एक तरीके से प्रभावित आप बोल सकते हो करती हैं, ठीक है, ओके। बड़ा मतलब डिफिकल्ट है भाई दिस, बट बैंकिंग से डिफिकल्ट नहीं है। इंटरजेनरेशनल इनहेरिटेंस चैलेंजेस लॉन्ग हेल्ड नोशंस ऑफ फिक्स्ड जेनेटिक डेस्टिनी, सजेस्टिंग ए डायनेमिक इंटरप्ले बिटवीन नेचर एंड नर्चर। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, नेचर
और नर्चर। नर्चर का मतलब है आपका एनवायरनमेंट, आपका पालन पोषण, और नेचर का मतलब प्राकृतिक रूप से आपको जो चीज़ें इनहेरिटेडली मिली हैं, ठीक है, जो बाय बर्थ आपको जो चीज़ें मिली हैं, दैट इज कॉल्ड नेचर यहाँ पे इस पैसेज में, ठीक है। और नर्चर जो चीज़ आपको आज मिली हैं बर्थ के बाद, या जो चीज़ आपने गेन की है, या जो चीज़ आपको सोसाइटी में मिली है, एक तरीके से एनवायरनमेंट जो आपको मिला है एक तरीके से, ठीक है, वो चीज़ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये दोनों शब्द हैं आपके, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे अब पीछे की बात को मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पे इन दो चीज़ों पे फोकस करने वाला हूँ। वेयर नर्चर कैन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस विच पार्ट ऑफ आवर नेचर आर एक्सपोज्ड, ये लाइन जो मैंने हाईलाइट की है ना अभी, वेयर नर्चर कैन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस, जहाँ पे जो नर्चर है आपका पालन पोषण, हाँ सही शब्द आया मुझे, पालन पोषण जो है आपका वो बिल्कुल सीधे तौर पर प्रभावित करता है। विच पार्ट ऑफ अवर नेचर आर एक्सपोज्ड, हमारे नेचर के कौन से पार्ट के बारे में बताना है, कौन से पार्ट का वर्णन करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। द फार रीचिंग फ्रॉम इम्प्लीकेशंस आर डेवलपिंग नोवल therapeutic strategies for diseases like cancer to reframing the public health interventions that consider transgenerational environmental impacts. Understanding epigenetics compels us to view biological inheritance not as a rigid blueprint but as a malleable score being continuously reorchestrated by life itself। भाई बात बहुत अच्छी लिखी हुई है यहाँ पे, आपको एपिजेनेटिक्स का सारा मतलब एक तोड़ बता दिया है इस बात में आपका एपिजेनेटिक्स का तोड़ बता दिया है कि एपिजेनेटिक्स के बारे में ये कहना क्या चाहता है। वो मीम आता है ना, कहना क्या चाहते हो, वो वाली बात, ठीक है, ओके, ये बात है। इसके जो एक तरीके से द फार रीचिंग, इसके जो दूरगामी एक तरीके से आप सोच बोल सकते हो, परिणाम बोल सकते हो, ठीक है, वो क्या आपको देखने को एक तरीके से मिल सकते हैं। इसके जो दूरगामी प्रभाव हैं, परिणाम हैं, वो जो है कैंसर जैसी बीमारियों के लिए भी कई नई प्रकार की जो ट्रीटमेंट्स हैं, विच क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, उपचार, हाँ उपचार, कहाँ गया कर्सर, ये रहा, उपचार है ना, नए नए जो उपचार हैं आपके, उनको एक तरीके से प्रभावित करने वाली यहाँ पे एक तरीके से बात आपकी यहाँ पे कही है एपिजेनेटिक्स के द्वारा। मतलब क्या है कि हम डीएनए को देख के ही चीज़ें देखते थे, सीधी सीधी भाषा में अगर आपको मैं कहूँ, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है एपिजेनेटिक्स को जानने की कोशिश करनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की। जैसे कि यहाँ पे बात की, जैसे कि कैंसर जैसी बीमारियां हैं, है ना, तो इसमें नई नई जो रणनीतियां हैं उनको विकसित करने से लेके और सबके लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य जो नीतियां हैं उनको दोबारा से परिभाषित करने तक जो है एपिजेनेटिक्स जो है अपना इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता है। और एपिजेनेटिक्स जो है हमारे जो जीवन है हमारा, या जो हमारा जैविक विरासत जो है, उसको और ज़्यादा एक जो है किस तरीके से नहीं है, एक रिजिड ब्लूप्रिंट के तरीके से, एक कठोर जो है नक्शे के तरीके से मत देखो उसको, ठीक है, उसको जो है एक कठोर नक्शे के तरीके से नहीं देखना है, बल्कि एक लचीले किसके तरीके से देखना है, एक मैलेबल स्कोर के तरीके से उसको एक देखना है, एक लचीले संगीत के तरीके से उसको देखने की ज़रूरत है, जिससे जो हमारा जीवन है वो दोबारा से क्या हो जाएगा, रीऑर्केस्ट्रेटेड एक तरीके से हमारा जीवन हो जाएगा इटसेल्फ। मतलब क्या हो जाएगा, अपने आप हमारा जो जीवन है वो क्या हो जाएगा, रीऑर्केस्ट्रेटेड एक तरीके से हो जाएगा, ठीक है। हाँ मानता हूँ, सही सोच रहे हैं आप लोग, जो पैसेज है आपका वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, और इसको जो है अगर आप अब ये एक चीज़ देखो आप इसमें, अगर हम इसको मतलब एक एक लाइन के हिसाब से अगर समझने के लिए जाते तो भाई साहब आप समझ सकते हो कि किस लेवल पे आप जो है
पहुंच जाती है। ठीक है, क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, अब जल्दी कोशिश करें करने की कंप्लीट इसको। ठीक है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ एपिजेनेटिक्स, अब ये शब्द ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑल्टरिंग डीएनए सीक्वेंसेस डायरेक्टली, द स्टडी ऑफ जीन एक्सप्रेशन विदाउट चेंजिंग डीएनए, मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, डेवलपिंग न्यू जेनेटिक डिसीज। ऑप्शन नंबर बी। क्यों? इसमें स्टडी जो है जीन के एक्सप्रेशन की बिना डीएनए के चेंज किए, ये बात कौन करता है? एपिजेनेटिक्स करता है। ठीक है, डीएनए में कोई चेंज, कोई विरोधाभास की बात नहीं करता, उसको और ज्यादा एक्सप्लेन करता है, जीन के एक्सप्रेशन को और ज्यादा एक्सप्लेन करता है एपिजेनेटिक्स। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। आगे सर, व्हाट डू डीएनए मैथुलेशन या माइथुलेशन एंड हिस्टोन एसिटिलेशन डू इन एपिजेनेटिक्स, मतलब डीएनए मैथुलेशन और हिस्टोन एसिटिलेशन में जो एपिजेनेटिक्स है वो क्या काम करता है? वो क्या करता है? वो चेंज कर देता है डीएनए के सीक्वेंस को। ऑप्शन को ही पढ़ लेता हूँ। दे चेंज द डीएनए सीक्वेंस, दे टर्न जीन्स ऑन और ऑफ, दे क्रिएट न्यू डिजीज, दे मेक जेनेटिक ट्रेट्स अनचेंजेबल। वो डीएनए को चेंज, डीएनए के सीक्वेंस को चेंज करता है, गलत बात। वो जो है टर्न कर देता है जीन को ऑन या ऑफ, बिल्कुल सही बात। वो डीएनए के जीन को जो है क्या कर देता है, या तो ऑफ करेगा या ऑन करेगा। अगर हमारा एनवायरनमेंट अच्छा है, पॉजिटिव है, तो वो ऑन करता है। अगर हमारा एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो वो ऑफ करता है। या और भी बहुत सारी इसके पीछे चीजें हो सकती हैं। ठीक है, ओके सर। वो कोई बीमारियां नहीं लेके आता, बीमारियों का इलाज ढूंढने की कोशिश करता है। आपने देखा था पैसेज में कैंसर से संबंधित बीमारी के नए इलाज ढूंढने की यहाँ पे बात हुई थी, और वो भी सार्वजनिक तौर पर। हाउ डज एपिजेनेटिक्स अफेक्ट अवर आइडिया ऑफ फिक्स जेनेटिक डेस्टिनी, मतलब एपिजेनेटिक्स जो है कैसे अफेक्ट करता है हमारे विचार को जो फिक्स जेनेटिक डेस्टिनी से रिलेटेड है। इट शोज डीएनए सीक्वेंसेस ऑलवेज चेंज, इट शोज द एनवायरनमेंट कैन चेंज इनहेरिटेड ट्रेट्स, इट प्रूव्स ऑल ट्विन्स आर एग्जैक्टली अलाइक, बिल्कुल गलत बात है ये तो। ओनली फोकसेस ऑन फिजिकल लुक्स, ये भी बिल्कुल गलत बात है। अब आपका आंसर जो है किस में से आपको देखने को मिलेगा? एक या दो पॉइंट्स में से आपको आपका जो आंसर है वो जो है आपको एक तरीके से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें जो है कोई भी मतलब आपको दिक्कत आपको देखने की नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, अब देखो जो आपका एपिजेनेटिक्स है वो अफेक्ट करता है आपके हमारे जो आइडियाज़ हैं उनको फिक्स जेनेटिक डेस्टिनी के हिसाब से। वो शो करेगा सीक्वेंस जो है जो हमेशा चेंज होता रहता है, नहीं ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा? वो हमें शो करेगा कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो अगर चेंज हो रहा है तो वो किस चीज़ के कारण चेंज हो रहा है, इनहेरिटेड ट्रेट्स के कारण जो है चेंज एक तरीके से हो सकता है। और उसमें हम किस चीज़ को एक्वायर कर रहे हैं, किस चीज़ को हम क्विट एक तरीके से कर रहे हैं, उन चीज़ों के कारण भी आपको आपका जो एनवायरमेंटल जो है चेंज है, या फिर आपको आपके जो आइडियाज़ में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो इस तरीके की बात यहाँ पे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? नहीं, कुछ मैंने गलत तो नहीं बोल दिया। हाउ डज एपिजेनेटिक्स अफेक्ट अवर आइडिया ऑफ फिक्स जेनेटिक डेस्टिनी? हाँ ठीक है, इट शोज द एनवायरनमेंट कैन चेंज इनहेरिटेड ट्रेट्स। हाँ ठीक है, ठीक है। अगला क्या है? हाँ, एक बात इसमें ऐड हो जाएगी, जो हमें इनहेरिटेडली जो चीज़ें मिली थी, जो हमें पारंपरिक रूप से जो चीज़ें मिली थी, हाँ हो गया था गलत इसमें, उनमें कुछ चेंज करने की बात जो है कौन करता है? आपका एपिजेनेटिक्स जो है करता है। ठीक है, जो हमें इनहेरिटेडली जो ट्रेट्स मिले हैं उनमें चेंज कर सकता है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है व्हाट डज मैलेबल स्कोर मीन फॉर आवर जेनेटिक इनहेरिटेंस? मैलेबल स्कोर, मैल जहाँ पे आता है वहाँ पे नेगेटिव मीनिंग जो है आपका एक तरीके से बनता है। देखो क्या है, ए सेट प्लान दैट कैन नॉट बी चेंज, ए फिक्स म्यूजिकल स्कोर, ए फ्लेक्सिबल जेनेटिक प्लान दैट लाइफ एक्सपीरियंसेस कैन चेंज, स्ट्रिक्ट रूल्स फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। अब देखो यहाँ पे जो
मैलेबल स्कोर, आगे से है ना क्या क्या करेंगे, जो भी ये पूछा हुआ होगा ना क्वेश्चन, अब इसमें मुझे ढूंढना पड़ेगा ये कहाँ पे लिखा हुआ था, है ना। बात जरूर आई थी ये मैलेबल स्कोर्स की, बट अभी ये ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, आगे से हाईलाइट करना पड़ेगा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैलेबल स्कोर्स जो है वो आपका किस चीज़ की बात करता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मैलेबल स्कोर्स को लेके एक तरीके से आ जाती है, ठीक है। अब इसमें जो है किस चीज़ की बात की जाएगी, इसमें किस चीज़ के बारे में ज़्यादा जो है चीज़ें हमें एक तरीके से देखने को मिलेंगी। इसमें जो है एक चीज़ है ज़रूर आपकी, ए सेट प्लान दैट कैन नॉट बी चेंज। देखो ये तो बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, पेन लेना पड़ेगा, ये तो बात आपकी बिल्कुल ही गलत हो जाएगी, इसका कोई जिक्र नहीं था। ए फिक्स म्यूजिकल स्कोर की भी कोई बात नहीं थी। स्ट्रिक्ट रूल्स की जो हमारे एंसेस्टर ने बनाए थे ये तो बिल्कुल ही काट दो, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। एक फ्लेक्सिबल जेनेटिक, जो फ्लेक्सिबल रहेगा, लचीला जो जेनेटिक जो प्लान रहेगा वो है जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस को देख के चेंज होगा। अगर लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपके जिस भी तरीके के होंगे वो अपने आप को क्या कर लेगा, फ्लेक्सिबल कर लेगा, इसीलिए उस चीज़ को मैलेबल जो है स्कोर का नाम दिया गया था, या मैलेबल स्कोर जो है उसी चीज़ को बोला गया है कि जो जेनेटिक प्लान है वो फ्लेक्सिबल है, अगर लाइफ के एक्सपीरियंसेस चेंज होंगे तो वो प्लान भी आपका चेंज होगा। अगला क्वेश्चन पैसिव से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन रहेगा। विच ऑफ दीज नोट, ये नोट बहुत गलतियां करवाता है। समथिंग वी लर्न फ्रॉम एपिजेनेटिक्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज, मतलब इनमें से कौन सी बात है जो हमें इस पैसेज से एपिजेनेटिक्स के बारे में देखने को नहीं मिलती। न्यू वेज टू ट्रीट डिजीज, नए नए तरीके डिजीज से लड़ने के लिए बिल्कुल देखने को मिलते हैं हमें, इसमें तो कोई दो राय वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ओके। अच्छा, न्यू आइडियाज फॉर पब्लिक हेल्थ, ये तो इसने खुद ने ही कहा था। दैट जीन्स आर ऑलवेज स्ट्रोंगर देन एनवायरमेंट, ये इसने बिल्कुल भी नहीं कहा, इसने इसका उल्टा कहा था। इसने कहा था कि एनवायरमेंट जो है स्ट्रोंग होता है और जीन्स जो है क्या होते हैं आपके कमज़ोर एक तरीके से होते हैं, तो ये बात आपकी गलत है। हाउ एनवायरमेंट अफेक्ट्स फ्यूचर जनरेशंस, ये भी इसने बिल्कुल कहा है कि जो एनवायरमेंट होता है, जो आपका पर्यावरण है, जो वातावरण है, जो माहौल है, वो किस तरीके से प्रभावित करता है आपकी आने वाली जो जनरेशन्स हैं उसको। अब आप ले लो, जब से आपका 2016 से आपका इंटरनेट प्रभाव में आया, उसके बाद से आप 2026 में हो, आज 10 साल का ऑलमोस्ट पीरियड होने वाला है। अगस्त के आसपास जो है इंटरनेट आया था अपने देश में, 2016 अगस्त में आया था। लगभग 10 साल का समय आपके देश में इंटरनेट को चलते हुए हो गया है फ्रीक्वेंटली, मतलब उस लेवल पे, ठीक है। तो अब आप देख लो चेंज किस तरीके का है, जो भी मतलब उस माहौल के हैं बच्चे आज, ठीक है, ये चीज़ देख लो आप। अच्छा, फिर आप और भी बहुत सारी चीज़ों से लेके देख सकते हो, आज आपके सामने एक से एक टीचर आपको फ्री में प्रोवाइड हो जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव्स जो है चलते ही हैं, बट आप जो है देखो कि किस तरीके से आपके एनवायरनमेंट जो है आपके फ्यूचर जो जनरेशन है उनको प्रभावित करता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, डायरेक्शन है 20 और 21 क्वेश्चन के लिए चूज करना है सुटेबल ऑप्शन जो रिप्लेस कर सकता है हाईलाइटेड पार्ट को सेंटेंस के। अच्छा चलो देख लेंगे, क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर आंसर आ ही जाएंगे ऑलमोस्ट। आगे देखो, द मैनेजर इंसिस्टेड ऑन मीटिंग द डेडलाइन। ऑन मीटिंग ही होता है, जब ऑन आता है तो आपका मीट नहीं होगा, मीटिंग ही होगा। ये उसके साथ कौन किसको लेता है, ये इसके साथ जो है जिरंड को एक तरीके से लेता है, कौन, ऑन प्रेपोजिशन, ठीक है। तो ऑन मीटिंग द डेडलाइन ये कहेंगे। अब यहाँ पे टू मीट लिखा है, गलत करो, टू हैव मीट लिखा है, गलत करो, ऑन मीटिंग द डेडलाइन ठीक लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी ठीक लिखा हुआ है, बस ज़्यादा इसके बारे में बोलना ही नहीं है। अगला क्या है, सेम क्वेश्चन था, ठीक है। द लाइब्रेरियन इंस्ट्रक्टेड द पैट्रन्स टू रिटर्न बुक्स ऑन टाइम एंड कीपिंग नॉइज लेवल डाउन इन द रीडिंग एरिया। देखो एक चीज है, ये आपका एंड है, दोनों तरफ एक जैसी चीजें रखता है, तो यहाँ पे बात करोगे आप पैरेलल जो है आपके पैटर्न की, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टू रिटर्न बुक्स ऑन टाइम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप लिखो टू कीप नॉइज लेवल डाउन, लेवल्स डाउन, लेवल डाउन नहीं लेवल्स डाउन। टू रिटर्न बुक्स ऑन टाइम ये ठीक लिखा हुआ है, टू रिटर्न बुक्स ऑन टाइम किसी में नहीं लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है।
टू कीप द नॉइस लेवल्स डाउन, ये चीज हमें चेंज करनी थी पीछे वाली, ठीक है, ये चीज हमें चेंज करनी थी। एंड के दोनों तरफ पैरेलल जो है चीजें आपको लेके आनी है। अगेन आपको 22 और 23 क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन एक तरीके से दे रखी है। देखो क्या है, एक सेंटेंस है प्रोवाइड कर रखा है डायरेक्ट स्पीच में, उसके 4 ऑप्शंस हैं, चूज करना है एक ऑप्शन को जो एक्यूरेट कन्वे कराएगा सेंटेंस को, जो अकॉर्डिंग जो कॉरस्पॉन्डिंग होगा इनडायरेक्ट स्पीच के। देखो चलो क्या है, देखो भाई आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यहाँ पे दे रखा है नरेशन का क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे डायरेक्ट, और इसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन इन ऑप्शंस में से है। ऑप्शन पे अटैक करके बनाऊं या मतलब रूल्स के हिसाब से बनाऊं? ऑप्शन को अटैक करके हम लोग जो है यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। सी रिमार्क्ड, सी रिमार्क्ड के बाद डेट लगाएंगे ही, सब में लिख रखा है, ठीक है। अब इसके हिसाब से नहीं, आप जो है रिपोर्टेड स्पीच के हिसाब से चलो, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के हिसाब से चलो, रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से चलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आई विजिटेड लिखा हुआ है ना, आई है फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज होगा, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन आपका सॉरी हाँ फर्स्ट पर सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन है आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो सब्जेक्ट आपका सी है, सी मतलब आपका थर्ड पर्सन, तो नो चेंज आपका यहाँ पे आएगा सी। यहाँ पे सी है, यहाँ पे नहीं है, ये गलत हो गया, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, ठीक है। उसके बाद आपका दे रखा है विजिटेड, विजिटेड को हम किस में चेंज करेंगे, यानी कि आपका दे रखा है पास्ट इंडेफिनेट टेंस, क्या दे रखा है आपका पास्ट इंडेफिनेट जो है आपका टेंस एक तरीके से इसमें दे रखा है, ठीक है। तो इसमें फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम किस में चेंज करते हैं, हैड प्लस के वर्ब का थर्ड फॉर्म में, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट को हम पास्ट परफेक्ट में एक तरीके से चेंज जो है करते हैं, ठीक है, ओके, ये चीज देखने को मिलती है। तो हैड प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे नहीं लिखी है, ये तो कट ही गया था, यहाँ पे नहीं लिखी है, ये भी कट गया, यहाँ पे आपका हैज विजिटेड लिखा हुआ, ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर आ गया। ये तो था एक इस तरीके का तरीका। फिर हमने क्या किया, दैट म्यूजियम लिख दिया, और फिर लास्ट वीक को आपको पता ही है कि द प्रीवियस वीक जो है लिखते हैं, यहाँ पे कोमा नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा, ठीक है, ओके। कोमा ही लिखा हुआ है क्या, हाँ कोमा ही लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका फुल स्टॉप आएगा भाई, कोमा बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, सेम है, सेम डायरेक्शन थी, इसको भी चेंज करो, फटाफट करो। सैड टू को आस्क्ड में चेंज करो, सब में लिखा हुआ है, ठीक है। देम रहेगा, सेम रहेगा। ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पे आपका मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, विल को वुड में चेंज करोगे। अच्छा, फिर यहाँ पे यू है, सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू आपका ऑब्जेक्ट चेंज होएगा, ऑब्जेक्ट में आपका देम लिखा हुआ है, देम का सब्जेक्टिव फॉर्म जो है क्या होता है, दे होता है, आपको दे से शुरू करना है, इफ के साथ दे के साथ शुरू करोगे, वेदर और इफ दोनों लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका कट जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने लिखना है इफ के बाद या वेदर के बाद दे लिखना है, यहाँ पे भी दे है, यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी को भी काट दो। फिर हमने क्या लिखना है, विल को वुड लिखना है, यहाँ पे विल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए अगेन सही आंसर आपका हो जाता है। ज्यादा मत्था मारना ही नहीं है पंजाबी में बोले तो, ठीक है, ओके। समझ में ना आया हो तो बता देना मेरे को, मैं अलग से बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, ओके सर। 2 क्वेश्चंस पढ़ते हैं, इनको भी करो फटाफट, रीअरेंज करो, नीचे के जो सेंटेंस हैं उनको सही ऑर्डर में लेके आओ, और एक लॉजिकल जो है इसके लिए आपका पैसेज जो है आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखो इसमें जो है आपको कैसे जो है आप इन पैसेजेस को बनाओगे, ठीक है। देखो पहला जो आपका सेंटेंस है, पहले तो सभी सेंटेंसेस को हमें अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको बना सकते हैं। देखो भाई पहला जो सेंटेंस है वो क्या कहता है, रो डेटा फ्रॉम दीज सेंसर्स वाज देन स्ट्रीम्ड टू ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, यानी कि ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, रो डेटा लिया है इसने, रो डेटा लिया है तो इसके हिसाब से रो डेटा फ्रॉम दीज सेंसर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पहले नंबर पे नहीं जाएगा, पहले नंबर पे कहीं पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अच्छा, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स आर डेवलप्ड टू आइडेंटिफाई एनोमलीज इन द डेटा पैटर्न्स, ठीक है। एनवायरमेंटल सेंसर्स वर इंस्टॉल्ड अक्रॉस इंडस्ट्रियल फैसिलिटी, ये भी बात ठीक है, ये भी पहले नंबर पे नहीं जाएगा मेरे हिसाब से।
एनवायरमेंटल सेंसर्स फॉर हाँ ये हो सकता है, ये आपका पहले नंबर पे हो सकता है, 2 में है ना, ऑप्शन नंबर सी में भी है और ए में भी है, इसी से शुरू करेंगे। अर्ली डिटेक्शन ऑफ इक्विपमेंट मेल फंक्शन बिकम पॉसिबल ड्यू टू हिज सिस्टम। अब यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ए से ट्राई कर सकते हो और आपका सी से ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुझे सीधा ही आंसर ही मिल गया। पता है कैसे? देखो कैसे मिल गया। देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने किया एनवायरमेंटल सेंसर्स को इंस्टॉल, कहाँ पे? इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज में, ठीक है। ये तो जो है 2 में दिया हुआ है। फिर मैंने देखा जो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग जो एल्गोरिदम्स हैं उनको डेवलप किया था आइडेंटिफाई करने के लिए जो एनोमलीज हैं कहाँ पे? डेटा पैटर्न्स के अंदर, ठीक है। यानी कि मैं ऑप्शन नंबर सी को सही कह रहा हूँ। और फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने किया जो भी मुझे रो डेटा मिला था, ठीक है, जो भी रो डेटा कह लो या गलत जो है गड़बड़ियाँ कह लो, जो भी मुझे इसमें एक तरीके से सिस्टम में दिक्कत जो है मुझे देखने को एक तरीके से मिली थी, ठीक है, या रो डेटा कह लो मिला था मुझे, जो भी इन सेंसर से, दीज सेंसर से मुझे ये पता चला था कि मैं इसको पहले नंबर पे तो ले ही नहीं सकता। जो भी मुझे इन सेंसर से रो डेटा मुझे मिला था उसके बाद मैंने उसको स्ट्रीम कर दिया सीपीयू की तरफ, ठीक है। फिर मैंने उनका क्या किया, जो भी मुझे अर्ली डिटेक्शन मिली इक्विपमेंट्स मेल फंक्शनिंग की, उससे मेरे लिए पॉसिबल हो गया कि ये जो सिस्टम है इसमें ये जो है आपकी दिक्कत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? सेम क्वेश्चन है, आपको दे दूं? नहीं, मैं ही कर देता हूं, मुझे ही करना चाहिए। रीअरेंज करना है सेंटेंसेस को, रहने देते हैं, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन पे सीधा अटैक एक तरीके से करते हैं, ठीक है। पहले ही बहुत टाइम हमें हो गया है। दे मॉनिटर seismic activity, atmospheric pressure and ground deformation। देखो दे मॉनिटर, दे कहा है ना, तो इसका मतलब ये पहले नंबर पे नहीं होना चाहिए, इसका मतलब डी ऑप्शन जो है आंसर अपना नहीं हो सकता। उसके बाद क्या है? प्रिडिक्टिंग वोल्केनिक इरप्शंस रिमेन्स ए कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक चैलेंज हो सकता है पहला, आखिर 2 में दिया हुआ है पहला और तीसरा। एडवांस सेंसर्स networks are crucial for collecting vital प्रीकर्सरी डेटा, ये जो पहले नंबर पे बिल्कुल नहीं हो सकता, इसका मतलब मैंने ये भी काट दिया, तो पहला और तीसरा आंसर ही हो सकता है। हाउएवर चौथा पहले पे कभी भी नहीं आ सकता, दिया हुआ भी नहीं है। हाउएवर द एग्जैक्ट टाइमिंग एंड मैग्नीट्यूड ऑफन इल्यूड प्रेसाइज फोरकास्टिंग। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज है, उठाओ, किस ऑप्शन को उठाओगे? ऑप्शन नंबर सी को उठाओ, सी को उठाओगे, पहले नंबर पे 2 वाला ले लिया हमने। प्रिडिक्ट किया वोल्केनिक इरप्शन जो है आ सकती हैं कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक जो है चैलेंजेस के साथ, ठीक है सर, ये बात हो गई। फिर इसने क्या किया, ये एक मक्खी है, ये मेरे को परेशान कर रही है, मैं इसको प्रेडिक्शन कर दिया, ठीक है, यहाँ पे प्रेडिक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद कौन से पे? हाउएवर, हाउएवर सीधा हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। देखो हमने प्रेडिक्शन कर दी, ठीक है सर, उसके बाद हमने क्या किया, एडवांस सेंसर नेटवर्क्स लिए क्रूशियल कलेक्टिंग वाइटल जो प्रीकर्सरी डेटा है उसके लिए, ठीक है सर, ये दूसरे नंबर पे रखा। उसके बाद हमने क्या किया, मॉनिटर किया सिस्मिक जो एक्टिविटी हुई, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर था और जो भी ग्राउंड पे डिफॉर्मेशन हुई उसको, ठीक है सर। फिर जो कि हाउ एवर की बात आती है, द एग्जैक्ट टाइमिंग और मैग्नीट्यूड, जो भी एल्यूड जो प्रेसाइज जो फोरकास्टिंग थी उससे रिलेटेड हमने प्राप्त एक तरीके से किया, ठीक है। ये वाली बात जो है आपकी बिल्कुल सही हो सकती है और वो हमें मिला भी नहीं, ठीक है ना, वो हमें मिला भी नहीं, ठीक है, वो छूट गया एक तरीके से। तो ये बात थी भाई आपकी, ठीक है। हाँ, अगला जो आपका शिफ्ट है वो सेकंड शिफ्ट है, उसको थोड़ा सा तैयार तो मैंने पहले ही कर लिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से भी बताया था कि भाई आपका तैयार जरूर कर लिया है, बट इन पे आपका सरकारी जो है आपका हस्तक्षेप नहीं करेंगे हम, सरकारी काम में हस्तक्षेप करेंगे तो भैया धरे जाएंगे। हरियाणवी लैंग्वेज में बोलूँ तो धरे जाएंगे हम, यूपी वाली में, हरियाणवी में इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। तो भाई वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। अब आप देखो कि लेवल जो है एडिक्विटी ने थोड़ा सा क्या किया है, अप किया है, किसका? इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश का लेवल जो है अप किया है। अगर मैं 2024 से, क्योंकि हम लोग तो अपने स्किल आईक्यू पे तो 2024 से बनाने लगे हैं, ठीक है, तो 24 से अगर मैं बात करूं 25 की,
ठीक है, या फिर टीसीएस से कंपेयर करता हूँ मैं एडिक्विटी को, तो भाई साहब लेवल थोड़ा सा अप गया है फर्स्ट शिफ्ट को देखते हुए। ठीक है, बाकी आप लोग मुझे अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं, जो भी मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और अगले जैसे जैसे शिफ्ट्स बढ़ते जाएंगे ना, मेरी भी एनर्जी एक तरीके से अप होती जाएगी। आप ये मत सोचना कि भाई आपने तो बहुत सारी गलतियां कर दी, बहुत सारा टाइम लगा दिया। देख भाई, अगर आपको अच्छे तरीके से करना है तो टाइम भी लगेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये हो सकता है कि वीडियो आप स्पीड में देख लो, ठीक है ना, आपको 1.5x पे देख लो या 1.25x पे देख लो, जिस पे भी 2x पे देख लो, भाई आपकी मर्जी है वो तो। ठीक, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। ये फर्स्ट शिफ्ट थी आपकी, 47 शिफ्ट और बाकी हैं, बाकी आप लोगों की मर्जी है भाई, आप लोग जिस तरीके की सलाह दोगे मैं उसी तरीके की सलाह आपकी मानने के लिए तैयार हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।